हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। आज हम लोग डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग का सब टॉपिक होगा सेंटर ऑफ मास, है ना। पहले समझते हैं कि डायनामिक्स होता क्या है। देखिए, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये होगा आप लोगों का बॉडीज, ठीक है ना। यहाँ पर कहता क्या है कि देखिए, एक ऐसा ब्रांच मैकेनिक्स का जो किस पे कॉन्सर्न रहता है कि जो बॉडीज़ है, किसी भी ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर फोर्स लगा तो उसका मोशन क्या होगा, उस पर फोकस्ड रहता है ना। इस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक्स बोलते हैं। अब देखिए, डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये डायनामिक्स किसको एक्सटेंड कर रहा है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक्सटेंड कर रहा है। मतलब जो भी यहाँ का प्रिंसिपल था मैकेनिक्स का, डायनामिक्स का, वो प्रिंसिपल हम किसको एक्सटेंड करेंगे, अभी एक n पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम के लिए एक्सटेंड करेंगे। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा, वी विल नाउ अप्लाई दिस प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स मतलब डायनामिक्स टू ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। n पार्टिकल्स मतलब यहाँ कहना क्या चाहते हैं हम, देखिए ये एक सिस्टम है मान लीजिए, और यहाँ पर ये एक पार्टिकल है P1 P2 P3 P4 ऐसे करके बहुत सारा पार्टिकल्स है जो अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने लिखा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। और बहुत सारे केसेस में काउंटेबल भी है, ठीक है ना, हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब आते हैं सेंटर ऑफ मास पर, मतलब हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास पर डायनामिक्स कैसे अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। मतलब डायनामिक्स मतलब क्या था कि फोर्सेस आने पर बॉडीज के मोशन में क्या प्रभाव पड़ते हैं ना। तो सेंटर ऑफ मास पर हम लोग फोर्स आने पर क्या होता है, एक्चुअली वेलोसिटी आ जाता है, एक्सीलरेशन आ जाता है। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास को देखेंगे कि फोर्स आने पर ये कैसे बिहेव करते हैं वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन में, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। अब सेंटर ऑफ मास पर हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों देखेंगे। पहले सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे कि ये पेन है ना, ये पेन एक सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स आप लोग मान सकते हैं, है ना। इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, है ना। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ पर मैं इस पेन को क्या कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ, है ना। क्या आएगा, एक बैलेंस कर सकता हूँ एक पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर ये पेन बैलेंस होगा मेरी उंगली पर, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास, है ना। आप लोग शायद घर में खेले होंगे क्या कि एक लाठी लेते हैं बहुत बड़ा सा, आप लोग एक उंगली में इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। उस बैलेंस करने वाले पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। अब आते हैं कि फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स पोजीशन क्या है, क्योंकि पोजीशन को हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। तो पहले पोजीशन निकालना बहुत ज़रूरी है। पहले ये एक सिस्टम मान लेते हैं n पार्टिकल्स का, जिसमें m1 मास है, m2 मास है, m3 मास है, बहुत सारे मासेस है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था इस पेन को दिखा के कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास मैंने सेंटर पे ले लिया, है ना। और ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने r वेक्टर ले लिया, और बाकी का r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, किसके लिए, m1 मास के लिए, m2 मास के लिए। अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें, डेफिनेशन में क्या कहा था कि सेंटर ऑफ मास का जो मतलब पोजीशन वेक्टर है, मतलब सेंटर ऑफ मास कैसे बिहेव करते हैं कि सारा जो मासेस है, मतलब m1 m2 m3, वो किस में कॉन्सेंट्रेटेड है, सिर्फ m मास में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा कि सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ऑल द मासेस, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर का। जैसे कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कैपिटल R वेक्टर था, और इसका स्मॉल r1 वेक्टर, स्मॉल r2 वेक्टर तो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर हम लोगों ने, है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो r वेक्टर को अकेले करेंगे, इस m को वहाँ हम लोगों ने भेज दिया उस साइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उस साइड पर डिवाइड होगा, है ना। और ये जो टर्म था ये पूरा का पूरा था हम लोग ब्रैकेट में लिख दिया। देखिए यहाँ पर m1 r1, m2 r2, m3 r3, है ना। अब कितनी बार ऐसा लिखते रहेंगे बार बार, तो जैसे देखिए एक ऑपरेटर हम लोग, मतलब इसका हम लोग सम कर देते हैं और ऑपरेटर बना देते हैं, है ना, क्योंकि 1 1 2 2 सेम है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, समीशन लगा दिया, और कहाँ से कहाँ तक लगाए, 1 से n तक, क्योंकि हम लोगों ने 1 से n तक लिया रहा, है ना। तो MI यहाँ पर I का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों को ये दिक्कत आता है कि I यहाँ पर क्या है। देखिए I यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर 1 हुआ तो m1 r1, अगर 2 हुआ तो m2 r2, इसी तरह m3 r3, m4 r4 और करके n तक mn rn तक होगा, है ना। तो यही हम लोगों ने कहा, और ये सिंबल क्या डिफाइन कर रहे, समीशन, मतलब कि सम। तो क्या लिखा मैंने, कुछ नहीं लिखा, ये m जो था वो मैंने अंदर घुसा दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, m1 r1 वेक्टर बाय m, और यही क्या कहता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन वेक्टर हम लोग का निकल गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ये नोट कर लीजिए, है ना। आप लोग
हम अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। और ये जो इक्वेशन था हम लोग का कैपिटल एम आर वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर M1, ये ना इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं ना। अब वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब इक्वेशन 1 को हम लोगों ने फिर से दोबारा लिख लिया है ना, दोबारा लिख लिया, वी नो फ्रॉम इक्वेशन 1 करके ऐसे लिख लिया। अब वेलोसिटी कब आते हैं हम लोग के पास, मतलब स्पीड कैसे हम लोग को निकालने हैं। देखिए जब हम लोग पोजीशन के साथ टाइम डिवाइड कर देते हैं तब हम लोग को क्या होता जाता है कि वेलोसिटी आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में जो पोजीशन वेक्टर्स हम लोग के पास है उनको हम टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे, है ना। तो कर देते हैं dr वेक्टर बाई dt। देखिए m1 को डिफरेंशिएट करने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि m1 m2 ये क्या है, कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसलिए इसको आगे ही ले आइए, है ना। देखिए और क्या क्या हम लोगों ने जो पोजीशन फैक्टर था उनको टाइम से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने दोनों साइड में। तो क्या निकल के आया, m और कैपिटल V वेक्टर, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो यही हम लोग को मिला m1 v1 m2 v2 m3 v3 mn vn। बाकी का प्रोसेस सेम है ना। ये v वेक्टर को यहाँ छोड़िए, m को वहाँ ले आइए, क्योंकि हम लोग को वेलोसिटी निकालने का है। m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, है ना। तो इसको कितने बार लिखेंगे आप लोग, तो इसलिए हम लोगों ने एक ऑपरेटर बना दिया समेशन करके mi करके, है ना। तो ये हम लोग के पास क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। और इस इक्वेशन जो मिला था हम लोग को mv फैक्टर इज इक्वल टू m1 v1 फैक्टर m2 v2 फैक्टर, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, है ना। अब एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। इक्वेशन 2 क्या है, जो हम लोगों ने इक्वेशन 2 लिया था उसी को हम लोग दोबारा लेंगे। जैसे इक्वेशन 1 लेके हम लोग वेलोसिटी को सॉल्व किए थे, ठीक उसी तरह हम लोग इक्वेशन 2 लेके एक्सेलरेशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी को जब हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन मिल जाते हैं हमें, है ना। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट, है ना। दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मास को मत करिए, सिर्फ वेलोसिटी फैक्टर को करिए, है ना। जब टाइम के रेशियो में डिफरेंशिएट करेंगे तो ए फैक्टर हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, a1 फैक्टर a2 फैक्टर a3 फैक्टर ये रिस्पेक्टिव मासेस का है एक्सेलरेशन। तो इस m को उधर ले आइए तो ये एक ऑपरेटर बन जाएगा, है ना। और ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ के, हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया सेंटर ऑफ मास का, है ना। तो हम लोग जो है इसका क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रॉब्लम्स भी करेंगे, लेकिन आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके ये नोट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।